माननीय अध्यक्ष साहब, कॉमरेड राजेंद्र सिंह जी और धरने पर मौजूद मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, दरअसल में बात एक अस्पताल को बनाने ना बनाने की नहीं है, बात है रीति नीति की। ये बड़े फरेबी लोग हैं और फर्जीवाड़ा करना इनकी आदत है। इन्होंने लोगों को आपस में एक नहीं होने देना, लड़ाना। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन बात का बतंगड़ बनाना इनका काम है। और ये जो राजा साहब का किसी ने राजमहल का, यही सबसे बड़ा फरेब है, यही सबसे बड़ी मक्कारी है, यही सबसे बड़ी जालसाजी है। 1857 में जो लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ, वो आजादी की लड़ाई थी या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। उस लड़ाई में हमारे जो बुजुर्ग थे, उस समय जो हमारे इलाके की जनता थी, छत्तीस बिरादरी की, उन्होंने नसीबपुर की माटी को अपने लहू से लाल किया था। ये एक सच्चाई है। और उस लड़ाई में जो आगे थे, उनमें बालकृष्ण और तुलाराम वगैरह सब थे, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। अहीर कॉलेज में एक फंक्शन हुआ, उसमें उस समय के मुख्यमंत्री बंसीलाल को बुलाया गया और बंसीलाल अहीर कॉलेज के प्रांगण में ही इन्हीं के प्रोग्राम में कहा गया कि तुलाराम काहे का शहीद है और काहे का लड़का, वो तो एक भगोड़ा था, गद्दार था। ये इनके प्रोग्राम में कहा गया, खुद अहीर कॉलेज में। पर इनके क्या जू रहनी थी, इनको कोई लेना देना नहीं था। हुआ क्या कि जो तुलाराम था, कोई बहुत बड़ा राजा रजवाड़े वाली बात नहीं थी, एक ठिकाना था। तुलाराम के जो भी था, गद्दी या जो भी घर होता है, हमारा घर हो आपका हो, उसमें चलते चलते युधिष्ठिर तक तो मामला आ गया। युधिष्ठिर सिंह जो था, उसके कोई लड़का नहीं हुआ, तो उसको लड़का नहीं था। अब हर एक की, चाहे 1 किला का जमींदार हो, चाहे 100 किला का हो, सभी को चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं किसी के नाम चल जाए। तो युधिष्ठिर सिंह के यहाँ बलबीर सिंह नाम के व्यक्ति को गोद लिया गया, जो नांगल पठानी का था, बलबीर सिंह। अब तुलाराम की पहचान क्या है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा 1857 में। जो बलबीर सिंह गोद लिया गया, उसकी पहचान क्या है कि वो राय बहादुर है। राय बहादुर अंग्रेज किसको कहते थे? जो उनकी मदद करे। जब वर्ल्ड वार चल रही थी, विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को फौज में लोग चाहिए थे जो गोली के आगे जा सके, इराक में, ईरान में, फ्रांस में, और गोली के आगे खड़े हो सके, अपनी जान पे खेल सके। तब 1 रुपया चांदी का वो कमीशन दिया करते थे। एक आदमी भर्ती कराओगे तो 1 रुपया मिलेगा। जो हरि सिंह था, वो गांव में लठ के अंदर घुंघरू बांध के जाया करता था कि भाई फौज में भर्ती हो जाओ, भर्ती हो जाओ। ये सब ऐसे ही काम करते थे। तब बलबीर सिंह का रिकॉर्ड है कि उस आदमी ने 20,000 से ज्यादा अहीरवाल के लोगों को भारत की फौज में अंग्रेजों के लिए भर्ती कराए। 20,000 चांदी की सर्फी मिली थी, तभी उसको राय बहादुर कहा गया। यानी तुलाराम की पहचान थी अंग्रेजों का मुखालफत करने के लिए। उसकी गोद पर जो आया, उसकी पहचान बनी अंग्रेजों को फौजी भर्ती कराने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि बलबीर सिंह की भी 3 शादी के बावजूद कोई लड़का नहीं हुआ। लड़का नहीं हुआ तो फिर उसको वापस गोद से भरना था। अब जब गोद करनी थी, तो गोद तो होना था स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह था, उसको गोद होना था। लेकिन जो एक बहाल सिंह नाम का उसका उस कुंबे का था, बहाल सिंह, वो गांव में तो कोई जमीन थी नहीं। ये जो आप जमीन जायदाद बोल रहे हो, कुछ नहीं था। 1 एकड़ होगा बड़ी मुश्किल से। वो भाग गया, वो चला गया था इस इलाके से, गुजारा नहीं होता था, नांगल पठानी में गुजारा नहीं होता था। 1 एकड़ से कम जमीन थी, वो चला गया पलवल, वहां पर प्रैक्टिस करता था बहाल सिंह। उसके जो औलाद हुई थी, उसमें वीरेंद्र सिंह भी था। सन 40 में राव बहादुर बलबीर सिंह की मौत हो गई
तो उनकी गोद को भरने का उसको भरने का सवाल आया। तो होना था गोद पर बहाल सिंह को, उसको स्वरूप सिंह को, लेकिन वो बहाल सिंह उस समय वकील था पलवल में और बड़ा गरीब ना गुर्बत में था। तो उसने चालाकी खेलकर जालसाजी करके बजाय स्वरूप सिंह के अपने बेटे को फर्जीवाड़ा से निहाल को जो भाड़ावास की थी, क्योंकि बहाल सिंह तो बलबीर सिंह तो मर चुका था 40 में, 45 में उसने अपने बेटे वीरेंद्र को गोद करवा दिया। वीरेंद्र कौन था? ये भी अंग्रेजी फौज में कप्तान था। जब गोद आ गया तो फिर काय की नौकरी करनी, छोड़ छाड़ के यहाँ बैठ गया। यहाँ देखा इस इलाके के गरीब लोगों ने, जिनके पास गेहूं नहीं होता था, जो ये कहते हैं ना, 4 चीज तोहफा है रेवाड़ी, अहीर फ्रांस जो और आबखारी। जब गेहूं नहीं होता था जो खाया जाता था, चना भी बड़ी मुश्किल होता था। चने जो की रोटियां हम लोग खाते थे उस समय जो है वो गोद जो है उसने भरवा दिया उसको अपने वीरेंद्र सिंह को। तो वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये तो उसके बहुत भूखा था, पीढ़ियों से भूखे थे, कुछ था नहीं इनके पास। तो वीरेंद्र सिंह जब उस पर आया गोद पर तो उसने देखा ये तो जमीन है, गौशाला है। स्वामी दयानंद ने सबसे पहली गौशाला रेवाड़ी में ही खुलवाई थी। और अहीर स्कूल जो है, अहीर स्कूल, जब कोई स्कूल नहीं था हरियाणा या पंजाब में, उस समय हमारे बुजुर्गों ने पाई इकट्ठी करके अहीर कॉलेज बनाया था, अहीर संस्थाएं बनाई थी एजुकेशन की। उसने सबसे पहले तो डाका मारा अहीर एजुकेशन पर। हमारे कॉलेज, वो जो अहीर कॉलेज था, उस पर कब्जा कर लिया। ये इनसे बेईमान तो कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने तो कुछ बनाया होगा, इन्होंने तो बनाया खा लिया। अहीर स्कूल, अहीर कॉलेज का सत्यानाश कर दिया। ये तो बाद में हम लोग यूनिवर्सिटी लाए जो आज मीरपुर में है, वरना यहाँ तो वो अहीर कॉलेज का भट्टा बैठा दिया था। तंग आकर के लोगों ने फिर केएलपी कॉलेज बनाया था। इन्होंने तो यह हाल किया था। तो अहीर स्कूल को ये लोग खा गया बलविंदर सिंह। उसके बाद गौशाला का नाश कर दिया। और आज जो जमीन थी उस जमीन के लिए भी प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है। ये जो आप कह रहे हो ना कि क्यों ले गया वहां, क्यों लाया यहाँ, क्यों शहबाजपुर, क्यों ये, क्यों वो, इसके पीछे कुछ नहीं है। इन्हें ना नेशनल हाईवे की कतर चाहिए, ना मीठा पानी चाहिए, ना इसके पास चाहिए, ना उसके पास चाहिए। इन्हें तो जहां प्रॉपर्टी डीलर इनके हैं, दलाल, वो कहेंगे वहां बनाओ। ये है असली मामला। केवल इन्हें ना शहबाजपुर से प्यार है, ना रेवाड़ी से प्यार है, ना इनको रामपुरा का इन्होंने नाश कर दिया। रामपुरा जो है वो गांव की इन्होंने तबाह कर रखा है। तो इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इनका लेना देना वही है कि भाई प्रॉपर्टी डीलर आ जाए। ये भूखे हैं ना, इनकी भूख कभी मिट नहीं सकती। कभी इन्होंने जेब में हाथ नहीं दिया, इन्होंने कभी जेब में हाथ नहीं दिया। अरे जो इस इलाके के हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई संस्था को खा गया। पहले तो इन्होंने, जब इनको वोट चाहिए थे, जब बनना था, तब तो इन्होंने तुलाराम का गुणगान गाया, बड़ा भारी। राव तुलाराम शहीद दिवस मनाया और बिल्ले बांटे और मेंबर बनाए और न जाने क्या क्या किया। बल्कि दिल्ली में भी एक कॉलेज बना दिया, तुलाराम कॉलेज। सारे, केवल हरियाणा के नहीं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यूपी, सब तरफ के हीरो से कहा कि भाई मैं बड़ी ऊंची और अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा, हीरो का नाम होगा, तुम मुझे चंदा दो। पूरे देश के हीरो को लूटा। और दिल्ली में जो कॉलेज बनाया, अब का तो मुझे पता नहीं है, वो ऐसा था जैसे कोई मालगाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसके डब्बे खड़े हो। भाई कमल सिंह बता रहे हैं, ये तो फिर ये जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ नहीं बनाया, सारा पैसा जीन गया। अब पूरा हीरो की नाक कटाई वहां पर गया दिल्ली के अंदर, वो ऐसा कॉलेज उसने बनाया, सारा पैसा खा खुआ गया। और फिर तुलाराम का जब देखा कि अब लोगों में बात फैल गई है और मेरे वोट बन गए हैं, तो इन्होंने तुलाराम को डाल दिया कूड़े में। बंसीलाल को बुलाया, बंसीलाल कह गया कि तुलाराम कोई शहीद नहीं था, वो तो गद्दार था। ये दोनों बाप बेटे चुपचाप बैठे रहे, ना कोर्ट में केस किया, ना कोई आंदोलन किया, ना कुछ नहीं। इनके लेके तुलाराम कुछ भी हो, ये बोले ही नहीं। वो तो क्या हुआ कि 87 में देवीलाल की लहर चली, आंदोलन हमने किया था देवीलाल के साथ, देवीलाल जी को यहाँ लाया था मैं। तब ये आपकी पेंशन भी हम लोगों ने शुरू की थी। उसी समय मैं भी MLA बना था। तो मैं तो जब यहाँ आया था 77 में आया था,
मैं 23 साल का था, वरना लालू, शरद, अरुण जेटली, सुषमा, आरिफ मोहम्मद खान और ये मोहन प्रकाश, ये और मैं सब साथी के, हम बराबर के लोग थे, सारे साथी थे। लेकिन मेरी उस समय 77 में उम्र 25 साल नहीं थी, मेरी उम्र थी 23 साल। इसलिए टिकट तो मैं चाहे कि जिसको भी दिला सकता था, खुद तो लेने की बात ही नहीं थी। मोरारजी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस सब मेरे दोस्त ही थे, लेकिन उम्र थी 23 साल, इसलिए मैं चुनाव लड़ नहीं सकता था। इसलिए वो चुनाव चला गया और उसके बाद बात ही बदल गई। पार्टियां बनती रही, टूटती रही, बनती रही, टूटती रही, और मैं तो जहां था वहीं खड़ा रहा। तो मैं इलाके में घूमा सारे में, तो यहाँ पर बंसीलाल के समय नहरें बन खुद चुकी थी। अब कई काम होते हैं कि नहरें भी बनती है, सड़क भी बनती है। अब कौन किस नियत से काम कर रहा है ये देखना होता है। अब नहर खुदी थी यहाँ पर कि पैसा खाओ, जब तक सरकार का काम नहीं होगा तब तक पैसा कैसे खाया जाएगा। जब सड़क बनेगी तभी तो ठेके दिए जाएंगे, तभी तो खाया जाएगा। जब नहर बनेगी तभी तो ठेका दिया जाएगा, तभी तो खाया जाएगा। खैर, यहाँ पर नहर बन चुकी थी, लेकिन नहरों में कोई बूंद पानी भी नहीं था। गादड़े ब्याते थे और आंकड़े जामते थे। जहां भी नहर थी वहां खेतों में जाने के लिए उनको दिक्कत हो गई, क्योंकि रास्ते में नहर आ गई, अब जाएं कैसे, और हर जगह पुलिया बने कैसे। तो लोग तो ये कह रहे थे कि भाई नहरों में जब पानी ना आना तो इन्हें पाट दो, हमने क्यों दिक्कत करो। तब मैंने कहा कि पानी तो आना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि रोजगार, हमारा सबसे पहला आंदोलन जो था मेरा, वो था सन 74 में। वो ये था कि रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाओ। ये फ्री का राशन, फ्री का तेल, फ्री की चीनी, इसके मैं हक में नहीं हूं। मैं तो इस हक में हूं कि जो भी जवान है, चाहे अनपढ़ है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो भी जवान है, वयस्क है, 18 साल से बड़ा, उसको उसके हाथों को रोजगार मिले। ये गांव में जाकर साड़ी बांट कर और क्या कि मैंने वोट दे दो, मैंने बड़ा काम कर दिया, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं कि सबके हाथों को काम दो। हर आदमी काम करना चाहता है, और जो बेरोजगार है उससे बुरा जीवन किसी का हो नहीं सकता। क्योंकि बेरोजगार की अव्वल तो शादी होवे ना, और हो जाए तो फिर कलेश ही कलेश। माँ बाप भी कहते हैं कि तू खा पी के तगड़ा हो रहा है, करता कुछ नहीं है, निकम्मा पड़ा है, उसको नींद नहीं आती रात को, इसीलिए दारू चलती है। वरना अगर कोई रोजगार में हो, धंधा पानी ठीक हो, तो कोई दारू पी करके पागल होने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ बेरोजगारी की वजह से चलता है। तो हमारी लड़ाई तो ये थी कि रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए, और जो भी इस देश के अंदर 18 साल से ऊपर है उसको सरकार रोजगार देने की व्यवस्था करे। ये काम मैंने एमएलए के रूप में हरियाणा विधानसभा से भी कराया। आज भी रिकॉर्ड पड़ा है, पार्लियामेंट के सामने है मेरा प्रस्ताव। उसके बाद आपने कभी पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया, इसलिए वो प्रस्ताव वहां के वहां पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि रोजगार सबको कैसे मिले। कल कारखानों से, फैक्ट्री खोलने से रोजगार नहीं हो जाएगा। फैक्ट्री कहाँ खोल दोगे आप? दारूहेड़ा में खोल दोगे, गुड़गांव में खोल दोगे, शाजापुर में खोल दोगे, लेकिन किशनगढ़ में, बास में, झुंझुनू में, सीकर में, यहाँ कौन रोजगार देगा? भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में कौन देगा? नांगल चौधरी में। तो रोजगार का सबसे बड़ा साधन होता है जमीन। जब जमीन पे पानी आता है तो वो रोजगार पैदा करता है। नाश तो बाद में होता है, पहले पानी से, पानी जमीन पे अगर रोजगार, वो पानी आएगा तो उससे क्या पैदा होगा? रोजगार पैदा होगा। आज जिस जमीन जो सूखी है उसके अंदर एक कुनबा गुजारा नहीं कर सकता, चाहे 5 एकड़ हो, और अगर पानी आ जाए तो 1 एकड़ जमीन में भी कुनबे की मौज हो सकती है। क्योंकि बारिश के भरोसे तो एक फसल का भी रोना रहता है, और अगर निश्चित रूप से नहर मिले तो फिर आप 3-3 फसल भी ले सकते हो, हरियाली भी हो सकती है, नाच दाना सब्जी सब कुछ हो सकता है।